हेलो एंड वेलकम टू शिवानी सेंट्रल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो एटॉमिक मॉडल्स और एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक मॉडल्स। अब हमने देख लिया था पिछले वीडियोस में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी डिस्कवरीज हो चुकी थी, बट अब ये अरेंज कैसे हैं एटम के अंदर ये जानना भी जरूरी है ना। तो इसके लिए, इस अरेंजमेंट को देखने के लिए एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए गए। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए। ठीक है। एटॉमिक स्टेबिलिटी देखने के लिए, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे अरेंज्ड है कि एटम स्टेबल है। एलिमेंटल बिहेवियर देखने के लिए, मतलब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग एलिमेंट्स की कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इन मॉडल्स के थ्रू। मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, ये सारी चीजें देखने के लिए कुछ एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए गए। सो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? जे जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है। इनने क्या बताया था? इनने 1898 में बताया था कि जो एटम है ना वो एक स्फेयर की तरह दिखता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक वाटरमेलन को इमेजिन करो। वाटरमेलन में जो ये रेड पार्ट दिख रहा है ना, इसको उनने क्या बताया था कि ये पॉजिटिव पार्ट है एटम के अंदर। ठीक है, रेड वाला पार्ट पॉजिटिव है। और ये जो सीड्स एम्बेडेड है, सीड्स जो वाटरमेलन के अंदर होती है, उसको इनने बताया था नेगेटिव पार्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन क्या है एटम के अंदर? जो ये पूरा स्फेयर है, इसमें रेड रेड कलर का जो पल्प है वाटरमेलन का, ये पॉजिटिव है। और जो सीड्स लगी हुई हैं ब्लैक कलर की, वो क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव पूरा रेड पार्ट और नेगेटिव छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। अब सेम इनने बताया था, एक जो प्लम पुडिंग होती है, क्रिसमस पुडिंग होती है, एक केक बनता है जिसके अंदर बहुत सारी रेजन्स, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो ये जो रेजन्स है ना, ये इनके इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बाकी का मैटर है, ये इनका प्रोटॉन है। ये इन्होंने अपने मॉडल में बताया कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अरेंज्ड है। अब इसमें इनने एटम के साइज के बारे में भी बात की कि वो कितना है, अराउंड 10⁻⁻10 रेडियस है, मतलब बहुत 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 ही छोटा है। ठीक है। इस मॉडल को ने प्लम पुडिंग या रेजिंग पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोला था। ठीक है। अब ये जो एटम का मॉडल था, इसने क्या चीज एक्सप्लेन कर दी कि एटम जो है ये ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब, जैसे किसी भी चीज को हम टच कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमें कुछ चीज टच करने पे करंट फील हुआ, चार्ज फील हुआ, नहीं हुआ जब तक कि उसमें से चार्ज लीक ना हो रहा हो। आप सिंपल पेन को टच कर रहे हैं तो उसमें आपको चार्ज फील नहीं हो रहा, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है ऊपर से। तो ये चीज ये एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल थे। लेकिन अब पहला मॉडल था तो बहुत सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, धीरे 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 करके डिस्कवरीज होती हैं। तो इनके भी मॉडल के ना कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया इनका मॉडल? कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है एटम के अंदर, जैसा कि इन्होंने बताया, ये कैसे आपस में एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं। क्यों भाई? क्योंकि अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके आसपास नेगेटिव चार्ज लगा होगा, तो वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कोलैप्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए एटम की इन होल। ठीक है। ये नहीं बता पाए कि एटम स्टेबल कैसे रह रहा है। अगर ऐसा है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, वाटरमेलन की तरह एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो क्या होना था, थोड़ी देर बाद घूम घूम के एटम को कोलैप्स हो जाना था, खत्म हो जाना था। बट हम ऐसा कुछ देखते हैं कि हमारे आसपास की सारी चीजें स्टेबल हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, उनने एक बहुत बहुत मेजर चीज अपने एटम के मॉडल में इंक्लूड नहीं की थी, जो कि था न्यूक्लियस। अब यार न्यूक्लियस की भी तो डिस्कवरी हो गई, और न्यूक्लियस क्या बताया था, प्रोटॉन में, प्रोटॉन के साथ कहीं कहीं तो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वो नहीं बता पाए थे। राइट, मैं न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहीं प्रेजेंट है, प्रोटॉन इन्हें बता दिए, न्यूक्लियॉन्स के बारे में नहीं बता पाए ये। और क्या हुआ, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था, रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स डाले थे। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मतलब स्कैटर हो गए थे पार्टिकल इधर उधर, रेस। तो ये मॉडल वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है। इस वजह से हमें दूसरा मॉडल देखना पड़ा, मतलब दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरे मॉडल को
डिस्कवर किया, बताया कि एटम कैसा दिखता होगा। तो वो दूसरे कौन थे? रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने अपनी टीम के साथ क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। बहुत ही फेमस सा एक्सपेरिमेंट है जिसे हमने एक वीडियो में और देखा था। इनने क्या किया, ये जो दिख रही है आपको गोल्ड की फॉइल, ये लगाई है एक फॉइल, बहुत थिन सी फॉइल, पतली सी फॉइल लगाई है, ठीक है। और यहाँ पे इनने अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा है, मतलब जहां से अल्फा पार्टिकल क्या हो पाएंगे एमिट हो पाएंगे, निकल पाएंगे। और पीछे इनने क्या लगा दिए? डिटेक्टिंग स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी है इनने स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि जो भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो हमें नेकेड आइज से तो दिख ही नहीं सकते ना, वो तो इतने स्मॉल है, कलरलेस है। तो उसको देखने के लिए हम कोई डिटेक्टर लगा देते हैं, इनने वो लगा दी। अब इनने यहाँ से एक बीम छोड़ी अल्फा पार्टिकल की और स्लिट्स लगाई हैं। स्लिट मतलब ऐसी कुछ होती है जिसमें बीच में से एक छोटा सा गैप होता है। उस गैप में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एक सिंगल बीम निकलती है प्यारी सी। तो इन्हें वो सिंगल बीम चाहिए थी ना, इसलिए इन्हें स्लिट लगा दी उसमें, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि अल्फा पार्टिकल निकले तो क्या हो गया, स्कैटरिंग हो गई पार्टिकल्स की। मतलब इनने कुछ ऑब्जर्वेशन सोच के रखे थे बट वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। क्या हो गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन इन्हें देखने के लिए मिले। तो पहला ऑब्जर्वेशन इन्हें क्या देखा कि जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या हुए, फॉइल में से सीधे निकल गए। अल्फा पार्टिकल्स फॉइल में से सीधे निकल गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब कोई भी एंगल से वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल स्मॉल एंगल से, जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, वो छोटे छोटे एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए फॉइल के बाहर, ठीक है। ये भी देख लिया। तीसरा ऑब्जर्वेशन बड़ा ही खतरनाक ऑब्जर्वेशन था जो सोचा भी नहीं था। बहुत 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 ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बाउंस बैक हो गए, मतलब जिस एंगल से वो गए थे उसी एंगल से वो वापस 180 डिग्री से वापस डिफ्लेक्ट हो गए। ये बड़ा ही अजीब था। तो इससे उनने कंक्लूजन क्या निकाला कि एटम में जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट, बहुत सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब मोस्टली जो एटम है उसमें जो स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली स्पेस है, कुछ भी नहीं भरा है उसमें। क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे कोई असर ही नहीं हो रहा, मतलब खाली जगह मिल रही है उसको, मस्त वो निकले जा रहा है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या निकाला इनने कि जो पॉजिटिव चार्ज है और एटम का जो ज्यादातर मास है, वजन है एटम में, ज्यादातर मैटर जो है वो एक छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब एक छोटी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज जो है वो है। पूरे जो जैसे वाटरमेलन का बताया था रदरफोर्ड, जे जे थॉमसन ने, वैसा नहीं है कि पूरी जगह पे पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट फैला हुआ है, नहीं। बहुत सारा हिस्सा तो खाली है एटम में, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव पार्ट एक जगह पे असेंबल है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये कैसे, बहुत ही डेंस रीजन है, बहुत ही घना रीजन है। इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो रिपेल हो जाते हैं, वो बाउंस बैक होके आ गए ना, तो वो रिपेल होके वापस आ गए। मतलब कुछ तो भी पॉजिटिव चार्ज है जो बहुत छोटी सी जगह में है, ठीक है। और इनने क्या बताया, इनने साइज भी कंपेयर किया कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत 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 टाइनी है एटम के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे एटम इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस बिल्कुल छोटा सा एक क्रिकेट बॉल की तरह है, ठीक है। इनने रेडियस बताया एटम का 10⁻⁻10 मीटर, ये तो खैर जे जे थॉमसन ने भी बताया था। और इनने लेकिन न्यूक्लियस का रेडियस बताया नहीं, न्यूक्लियस की भी बात की है अपने एटम के मॉडल में। इनने बताया 10⁻⁻15 मीटर, मतलब कितना कितना छोटा सा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे कंक्लूजन से पता क्या चला, लास्ट में पता क्या चला हमें कि एटम जो है उसमें बहुत ही छोटा सा, बहुत ही डेंस, मतलब भरा हुआ न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत सारा। और वो एटम का ज्यादातर मास बताता है। पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस, उससे एटम का ज्यादातर मास पता चल रहा है हमें, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या बताई, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैपिडली न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में। जैसे ये न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन ना इसके आसपास घूम रहे हैं, कुछ सर्कुलर पाथ बने हुए हैं, उसमें घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उस पाथ को इनने क्या बोल दिया, ऑर्बिट्स नाम दे दिया। जैसे कि सोलर सिस्टम होता है, बीच में सन है, ये सन है बीच में, इसके आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ एटम भी होता है, इनने बताया। तीसरी चीज हमने क्या बताई, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैसे होल्ड किए हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है,
जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीजें इनने अपने मॉडल में बताई, मतलब बहुत हद तक ये मॉडल सही था। ठीक है, तो इस मॉडल ने क्या किया, अब ये जो प्लम पुडिंग मॉडल था थॉमसन का, वो तो पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, वो पूरी तरह से गलत हो गया। ठीक है, और इस मॉडल ने क्या किया, वो जो स्कैटरिंग हो रही थी ना अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फॉइल से निकल के इधर उधर भाग रहे हैं वापस आ रहे हैं, वो इनने एक्सप्लेन कर दिया कि एटम में भाई बहुत सारी जगह तो एम्प्टी होती है, पॉजिटिव चार्ज एकदम बीच में है, वो डेंस रीजन है उसका न्यूक्लियस, और नेगेटिव चार्ज आसपास घूम रहा है, ये इनने बता दिया। लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स निकले, मतलब कुछ लिमिटेशंस इनके मॉडल में भी आ गई। क्या लिमिटेशंस आई, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लैनेट की तरह रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, तो थोड़े समय बाद उनको क्या करना चाहिए, कोई भी चीज भाई घूम रही है लगातार घूम रही है थक जाएगी ना, एनर्जी लूज करेगी, और जैसे ही वो एनर्जी लूज करेगी धीरे धीरे, तो वो कोलैप्स होके न्यूक्लियस में मिल जाएगी। ये चीज वो नहीं बता पाए, एटम तो स्टेबल है, कोलैप्स होके कोई भी चीज हमें मिलती हुई नहीं दिख रही है, तो ये चीज वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। दूसरी चीज, अगर हम मान भी लें कि इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहे हैं अपनी जगह पे स्टेशनरी है, तो भाई कैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी इतने आसपास खड़े हुए हैं, इनको तो अट्रैक्शन वाले रूल के हिसाब से मिल जाना चाहिए था और एटम को खत्म हो जाना चाहिए था, पर ये भी नहीं होता, एटम स्टेबल है। मतलब इन शॉर्ट स्टेबिलिटी तो नहीं पता चल पाई हमें अभी तक। और क्या हुआ, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट था न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब कैसे अरेंज है, अब इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है कहीं भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अरेंजमेंट के बारे में इन सारे इश्यूज की वजह से रदरफोर्ड का मॉडल भी क्या हो गया, मतलब पूरी तरह से सही साबित नहीं हुआ। ये भी एक जो एटम की स्टेबिलिटी होती है वो नहीं बता पाया। ठीक है, तो इसके बाद मतलब और नए मॉडल्स आने के भी चांसेस हैं, आएंगे और नए मॉडल्स और एटम की स्टेबिलिटी बताएंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्टेबिलिटी बताएंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एटम बना रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए हमारे पास, तो अब हमें एटॉमिक नंबर देखना जरूरी है। एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि एटम के अंदर जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब एटम कैसे स्टेबल है, कैसे न्यूट्रल है, जितने भी प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर एक्चुअल में होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो तो बेचारा कहाँ है, एकदम एटम के बीच में है, वो कहीं भाग सकता है क्या, नहीं भाग सकता। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना आजू बाजू, वो कैसे हैं, थोड़ी सी एनर्जी तुम इलेक्ट्रॉन को दोगे ये भाग जाएगा कहीं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो ऊपर ऊपर घूम रहे हैं वो छोड़ के भाग जाएंगे एटम को जहां उनको एनर्जी मिलेगी। लेकिन प्रोटॉन बहुत ही लॉयल है, वो नहीं भागेगा एटम को छोड़ के, तो इसीलिए हम प्रोटॉन के नंबर से एटम का नंबर एटॉमिक नंबर बताते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम में है, या फिर अगर एटम पूरी तरह से न्यूट्रल है, मतलब कोई भी ये वाला केस नहीं हुआ एनर्जी एनर्जी तुमने नहीं दी, एटम क्या है पूरा न्यूट्रल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ये बताता है एटॉमिक नंबर। इन शॉर्ट एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एटम में, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं अगर वो न्यूट्रल है तो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम, कार्बन को देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना आता है 6, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, तो मतलब उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 ही प्रोटॉन होंगे, और ये जब भी स्टेबल है, मतलब कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन गया नहीं है अभी कहीं बाहर या अंदर नहीं आया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर है जो क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होंगे, ये इसका सिग्निफिकेंस है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब भाई ये जो न्यूक्लियस था इसमें सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि हमने एक पिछले वीडियो में देखा था एक फेनोमेना
कि जो मास है एटम का, वो सिर्फ प्रोटॉन से जस्टिफाई नहीं हो रहा है, मतलब प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट जरूर है इसमें। तो मास नंबर क्या बता रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब टोटल जो न्यूक्लियॉन का मास है। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन का मतलब जो सेंटर मास है एटम के, जो बीच में स्टेट है, और उसमें क्या है न्यूक्लियॉन के अंदर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन नाम दे दिया, क्योंकि न्यूक्लियस एकदम बीच में है। ठीक है, ये बताता है आपका मास नंबर। इसे किससे डिनोट करते हो? कैपिटल ए से। उसको किससे डिनोट किया था? एटॉमिक नंबर को जेड से, याद रखना। और मास नंबर को किससे किया? कैपिटल ए से डिनोट किया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है? 14 है। मतलब इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 7। और कितने न्यूट्रॉन होंगे? 7 और न्यूट्रॉन होंगे। तो इसने मास नंबर कितना बना लिया अपना? 14 बना लिया। ठीक है, अब देखते हैं आइसोटोप आइसोबार। छोटे छोटे मार्क्स में ये क्वेश्चन बड़ा ही आ जाता है। ठीक है, हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स जेड, जहां पे ए क्या था? मास नंबर था। और जेड क्या था? एटॉमिक नंबर था। मतलब मास नंबर और एटम का सिंबल, ये जो एक्स है ना, जनरलाइज हमने लिख दिया है एटम का सिंबल, और नीचे ये है जेड, एटॉमिक नंबर। ऐसे हम किसी भी एटम को लिख के बताते हैं, डिनोट करते हैं। अब ये आइसोबार क्या होता है? आइसोबार का मतलब किसी भी एटम में अगर मास नंबर सेम है, मतलब ये जो ए दिख रहा है ना ऊपर, ये सेम है, लेकिन ये जो जेड है, मतलब एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, तो उन सारे एटम्स को हम बोलेंगे आइसोबार्स। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल से समझते। कार्बन 14 ले लो, नाइट्रोजन 14 ले लो, दोनों में 14 14 आपको सेम दिख रहा है। मतलब क्या सेम दिख रहा है? मास नंबर सेम दिख रहा है, जो ए से डिनोट करते हैं ना हम ऊपर, वो सेम है। लेकिन अलग क्या है यहाँ पे? देखो, एटॉमिक नंबर तुम्हें अलग दिख रहा है। तो ये दोनों क्या है? आइसोबार्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका मास नंबर तो 14 ही है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का 6 और 7 अलग अलग है। ठीक है, अब वैसे ही सिमिलरली आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोबार्स का जस्ट ऑपोजिट, दोनों भाई भाई हैं, मतलब एकदम ऑपोजिट ऑपोजिट है। क्या हुआ इसमें? एटॉमिक नंबर सेम है, वहां पे एटॉमिक नंबर अलग था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स में सेम है, लेकिन मास नंबर जो है ए, वो इन लोगों में अलग है। ठीक है, सबसे बेस्टेस्ट एग्जांपल इसका हाइड्रोजन एटम है। 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, वो तुमने सुना होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। कोई बात नहीं, नहीं भी सुना हो तो, हाइड्रोजन का जो अगर एक प्रोटॉन है उसमें और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जो यूजुअली हमारी गैस में हवा में उड़ रहा है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये वही 99% मिलता है हमें। ठीक है, नेचुरली। इसमें एक प्रोटॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं, जीरो न्यूट्रॉन। अब दूसरा देखें, ड्यूटेरियम 2d1, इसमें प्रोटॉन तो एक ही है, बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना हो गया? एक न्यूट्रॉन हो गया। अब तीसरा आइसोटोप देखें इसका, ट्रीटियम, तो इसमें क्या होगा? प्रोटॉन एक ही है, बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए। और ये ना बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत 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 ही कम अमाउंट में मिलता है, और ये भी देखो कितना ही कम है ड्यूटेरियम, ये 0.015% मिलता है हमको अपने एटमॉस्फेयर में, अपनी अर्थ पे। ठीक है, तो ये क्या थे? आइसोटोप्स थे। ठीक है, जिसमें क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, जेड सेम है, लेकिन मास नंबर ए अलग है। अब ये याद नहीं होते भाई, तो इन्हें याद करने का एक तरीका है कि आप ना फ्लैश कार्ड्स बना लो, छोटे छोटे कार्ड्स बनाओ, उसमें आगे पीछे एक जगह आइसोटोप, एक जगह आइसोबार लिख लो, एक एग्जाम्पल के साथ, और उसे पॉकेट में रख लो या कहीं भी लगा दो अपने आसपास जहां भी नजर जाती हो, और उसको दिन भर देखोगे ना, वो देख देख के ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने 2 एटॉमिक मॉडल्स पढ़ लिए, मास नंबर एटॉमिक नंबर पढ़ लिया, आइसोटोप आइसोबार पढ़ लिए। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इजी और प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए। यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। इफ you like the video, kindly like, share and subscribe. Till then, bye bye.